देखिए, आपने हिंदी को देखने के लिए ही वीडियो पे क्लिक किया है, तब हम आपको बता दें कि भेड़ चाल में मत फंसिए। चाहे इस चैनल पे सब्सक्राइबर हो चाहे ना हो, चाहे इस वीडियो पे व्यूज हो चाहे ना हो, लेकिन ये आप यकीन करिए कि जो भी इस वीडियो में है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे लेवल का है। तो एक बार इसको देखिए और फिर समझिए कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आप खुद बताओगे। अगर इंपॉर्टेंट लगे, आपको अच्छा लगे, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा। क्योंकि भेड़ चाल में चलने से फायदा नहीं है बिल्कुल भी। आप जानते हैं कि लाखों फॉर्म पड़ने वाला है, 25-30 लाख के आसपास फॉर्म पड़ेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में, लेकिन नौकरी कुछ को ही मिलेगी जो थोड़ा अलग हटके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी, तो आप लोग बस थोड़ा सा भरोसा करिए और देखते रहिए इस वीडियो को। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि काफी साल का एक्सपीरियंस है हिंदी पढ़ाने का, और भी इसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट आपका फिलहाल रहने वाला नहीं है, सब कुछ फ्री मिलेगा आपको यहाँ पर। तो हम एक क्लास कर चुके हैं, दूसरी क्लास हमारी है व्यंजन की। स्वर हम लोगों ने पढ़ लिया है, व्यंजन को हम आज पढ़ने वाले हैं। स्वर वो है, कल हमने बताया था आपको कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर कहते हैं उसको जिसको बोलने में, जिसको उच्चारित करने में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं स्वर। और व्यंजन किसे कहते हैं, जिनको उच्चारित करने के लिए हमें अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। हमने आपको स्वर बताया था उच्चारण व मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के, इसमें एक था हमारा एक मात्रिक। इसमें एक मात्रिक शब्द वो स्वर वो होता है जो हर्ष स्वर होते हैं, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और ये री होगा, इसको बोलते हैं एक मात्रिक। द्विमात्रिक स्वर वो होते हैं जो दीर्घ होते हैं, ठीक है। एक होता है त्रिमात्रिक जो प्लस स्वर होते हैं, कल हमने बताया था, इसको डिस्कस किया था, कल वाला वीडियो देख लीजिए। और एक होता है अर्धमात्रिक। तो दोस्तों, अर्धमात्रिक जो होते हैं वो व्यंजन ही होते हैं। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि अर्धमात्रिक क्या होता है, तो व्यंजन को ही हम लोग कहते हैं अर्धमात्रिक, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो समझ गए व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की संख्या और व्यंजन किसे कहते हैं, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दोनों हैं, ठीक है। तो व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछे तो 33 ही बतानी होती है। व्यंजन की संख्या आपको 33 ही बतानी होती है, और कुछ नहीं बताना होता है। अगर कुल लगा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो कितनी बताएंगे आप, तो बताएंगे आप 33, ठीक है। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। सब कुछ आपको पीपीटी में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा, सब कुछ यहाँ पे पीडीएफ बनी हुई है पूरी पूरी। तो हम जब समझा रहे हैं आपको, वो समझते भी रहिए और पीडीएफ देखते भी रहिए। आपको जो पीपीटी है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वर्गीय व्यंजन, जो 33 व्यंजन हमारे हैं, तो अगर हम देखें कि व्यंजनों को 33 व्यंजन में अगर बांटे तो उसका कैसे वर्गीकरण करेंगे, तो पहले पर होता है वर्गीय। वर्गीय को हम लोग बोल देते हैं स्पर्शी भी बोल देते हैं, स्पर्शी भी बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हमारा होता है ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म का मतलब गरम गरम नहीं होता है, ऊष्म का मतलब गर्म ही होता है। आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिनको ऐसे आप बोलोगे, बिल्कुल हथेला जो है हाथ का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसको बोलोगे पास में रहकर तो एक गरम गरम हवा निकलती है, ठीक है, तभी इसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। अब देखिए इनकी संख्या, वर्गीय और स्पर्शी की संख्या होती है 25, अंतस्थ की होती है 4 और ऊष्म की होती है 4। तो 25 4 कितने हो गए, 29 4 33। अब आप यहां पर देखिए, ये देखिए, अब यहां पे देखिए का वर्ग, का वर्ग में कौन से हैं, का खा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, का वर्ग में है का खा गा घा अंगा। देखिए इसको बोलते हैं दोस्तों अंगा, ठीक है। बता दें आपको, ये अंगा होता है और ये जो होता है ये अड़ा होता है, ये वाला अंगा होता है, पंचमाक्षर बोलते हैं इसको। चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। अंतस्थ में कौन से होते हैं, या रा ला वा, और उसमें कौन सा होते हैं, सा 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 हा, ठीक है। ये दंत है, ये मूर्धन्य है, सॉरी ये तालव्य है, ये मूर्धन्य और ये दंत है, ठीक है। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे व्यंजन 33। एक झा देखिए, झा पूछता है कौन सा मानक नहीं है, तो झा मानक नहीं होता है, ठीक है। झा मानक दोस्तों यही होता है। ये क्वेश्चन हमने लिख दिया यहां पर, समझ गए। तो व्यंजनों की संख्या हमेशा 33 ही बतानी होती है आपको, और जो बाकी होते हैं उनके अन्य नाम होते हैं। लेकिन व्यंजन हमारे जो स्वतंत्र व्यंजन होते हैं
वो होते हैं 33। आपको एक बात और हम बता दें आपको यहां पर कि ये जो व्यंजन हमने लिख रखे हैं इनका असली रूप ये है ही नहीं। इनका असली रूप हम आप बता दें आपको, इनका असली रूप ये होता है ये वाला, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, असली रूप ये असली व्यंजन है हमारे, यानी सबके नीचे यहां पर क्या लगा होना चाहिए, सबके नीचे यहां पर हमें हलंत लगाना चाहिए। लेकिन किताब वाले भी नहीं लगाते, हम लोग भी नहीं लगाते, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड होता है, समझ होती है हमारी कि ये व्यंजन ही है, कि ये हमारा व्यंजन है। ठीक है, क्योंकि व्यंजन की बात करें तो ये हमारा व्यंजन है, यानी ये वर्ण हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अक्षर हो गया, ये हमारा अक्षर हो गया। यानी वर्ण भी स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन भी स्वतंत्र होते हैं और स्वर भी स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का दोस्तों मतलब हमारा ये है जिनको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो आप देखो इनको लिख तो सकते हो ऐसे, पर इसको बोल नहीं सकते हो। वो अलग बात है कि आप आधा नाम किसी का होता है, संतोष रहेगा तो बोल दोगे, लेकिन स्वतंत्र नहीं, मैंने कहा स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हो, आपको स्वर की सहायता लगानी ही पड़ेगी, मतलब छोटा आधा आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं उच्चारण स्थान। हमने कहा था कि पूरी पीपीटी बनी हुई है, कोई भी टेंशन नहीं लेना। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 प्रकार से बांटा जा सकता है। ये जो व्यंजन है हमारे पास लिखे हुए, ये 8 प्रकार से इनको हम बांट सकते हैं। देखो, पहला स्पर्शी। अब आप कहेंगे कि सर अभी स्पर्शी तो आपने बताया कि 25 होते हैं। देखिए स्पर्शी 25 होते हैं। आप ऐसे समझिए कि मेरे भाई, जैसे आपके भाई अगर चचेरे में मेरे सब हैं तो कुल मिला के 10 भाई हैं, लेकिन आपसे अगर कहा जाए कि आपके असली भाई कितने हैं तो 2 ही होंगे। ठीक है, 2 या 3 जो भी होंगे, मतलब समझिए बात को कि सौतेले हैं, मतलब कुल मिला के हैं। तो कुल मिला के देखा जाए स्पर्शी व्यंजनों को तो हम मानते हैं संख्या उसकी 25, यानी ये पांचों हैं, ये पूरे पांचों। ठीक है, ये संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो यहां पर अगर उसके अंतर्गत देखें कितने स्पर्शी होते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए का, टा, ता, पा और ये वा, लाल देते हैं, लाल ले लेते हैं मार्कर ताकि काले पर भी काम करेगा, है ना। ये देखिए, ठीक है, तो देखिए ये का, टा, ता, पा वर्ग के प्रथम 4 यहां पे समझिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये और ये, मतलब 16। अगर हम देखें संख्या तो इनकी संख्या कितनी है, 16 है। तो अगर स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछे आपसे तो 25 लगाना होगा, ठीक है, लेकिन मान लो 25 ऑप्शन में ना हो तब 16 ऑप्शन में जरूर होगा। ठीक है, तो अब ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्शी नहीं है, ये आपसे बनेगा क्वेश्चन, कौन सा स्पर्शी नहीं है आपसे बनेगा। तो कैसे करेंगे बताइए। तो आपको करना क्या होगा, कौन सा स्पर्शी व्यंजन नहीं है, तो जैसे दे दिया जाए का, ठीक है, टा और एक भा और एक हो जाएगा छा, तो छा स्पर्शी नहीं होगा। समझ गए कि नहीं, ये आपको बताना चाह रहे हैं। अगला देखते हैं संघर्षी। जो संघर्षी व्यंजन होते हैं उनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये आप दे सकते हो सा, शा, सा और ये हा, ये 4 हमारे क्या होते हैं, संघर्षी होते हैं। संघर्षी स्पर्शी जो होते हैं वो हमारे 2 होते हैं, 4 वर्ग के प्रथम 4 होते हैं। ठीक है, यानी ये वाले, ये हमारे क्या होते हैं, संघर्षी स्पर्शी होते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी स्पर्शी है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन कैसा हो सकता है, का हो सकता है, टा हो सकता है, बा हो सकता है और ये एक हो जाएगा झा। तो कौन सा संघर्षी स्पर्शी हो जाएगा, झा हो जाएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। एक बात आपको बताना भूल गए, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नासिक की क्या होता है, नासिक की मतलब नाक से, नासिक की मतलब क्या होता है, नाक से हवा निकलती है। तो सभी वर्ग के पंचमाक्षर। अब वर्ग क्या होता है, ये जो का वर्ग है 5 वर्गीय होते हैं, का, चा, टा, ता, पा। तो इस वर्ग के पंचमाक्षर का, खा, गा, घा, यानी ये 5वां, ये 5वां, ये 5वां, तो सभी वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं नासिक। संघर्षहीन या और वाह होते हैं और इनको ही क्या बोलते हैं हम लोग, इनको ही बोलते हैं हम लोग अर्धस्वर। इनको क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। या और वाह को अर्धस्वर बोलने की वजह क्या है, हम लोग संधि में देखेंगे। ये ई और उ से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अर्धस्वर। और इसकी कोई वजह नहीं है कि आप सोचिए कि इनको बोलने में व्यंजन से कम समय लगता है, स्वर से ज्यादा समय लगता है तो ये अर्धस्वर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनका निर्माण होता है। प्रकंपित मतलब रा, आप ऐसे समझो इसको, प्रकंपित मतलब कंपन करते हुए निकले, जैसे ऐसे बोले रा, रा, तो ये एक ही हो जाएगा हमारा रा। ठीक है, पार्श्विक मतलब किनारों से हवा निकलेगी ला, आप बोलोगे ला
तो कैसे हवा निकलेगी, किनारों से हवा निकलेगी, जबान आपकी जो है घूम जाएगी और ला मतलब साइड से हवा निकलेगी। ठीक है, ये होता है ला हमारा। ठीक है, एक हो जाता है ताड़न जात। ताड़न जात आपको ये दो मिलेंगे, ये और ये होते हैं ताड़न जात। तो आपसे बनेगा पेपर में क्वेश्चन कि ताड़न जात कितने होते हैं, तो आपको बताने होंगे 2 ताड़न जात होते हैं, ढा और ड़ा। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया हमने, पहले ऐसे होना चाहिए था, ये उल्टा लिख दिया, ऐसे होना चाहिए। ठीक है इसको मतलब आप अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखें। हाँ चलिए आगे देखते हैं। घोष व कंपन के आधार पर व्यंजनों के प्रकार बताइए। घोष व कंपनों के आधार पर, तो एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। अब अघोष क्या होता है, जिसमें कंपन नहीं होता है। सघोष वो होता है जिसमें कंपन होता है। इसको देखिए प्रैक्टिकल तो करना मतलब बहुत ही कह सकते हैं तो बेकार रहेगा, प्रैक्टिकल मत करिए, इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। जो हमने आपको वर्गीय व्यंजन बताया, उस वर्गीय व्यंजन को अगर आप याद कर लेते हैं, कचत तप के का चा टा ता पर याद कर लो, उसके आगे अपने आप क्रम बन जाता है। तो अगर वर्गीय व्यंजन याद है तो ये सब आसानी से हो जाता है हमारा। ठीक है, तो देखो जैसे अघोष है, तो अघोष अगर देखिए अघोष कौन कौन से होंगे, सघोष कौन कौन से होंगे, ये देखिए ये का, ये आप देख रहे हो ना का, ये वाली यानी पहला का वर्ग का, वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा, इसको बोलते हैं पहला, इसको बोलते हैं दूसरा, इसको बोलते हैं तीसरा, इसको बोलते हैं चौथा, इसको बोलते हैं पांचवा। तो अघोष क्या हो जाएगा, अघोष पहले और दूसरे होते हैं। सघोष होते हैं ये वाली पंक्ति, ये वाली जो होते हैं तीसरी चौथी पांचवी लाइन जो होती है वो सघोष होती है। ठीक है, तो पूछ लेगा ऐसे बनेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष है, तो ऐसे बन जाएगा चा हो जाएगा एक ऑप्शन में। ठीक है, ठा हो जाएगा, पा हो जाएगा, एक हो जाएगा गा। तो कौन सा हो जाएगा सघोष, गा सघोष हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए क्या है कि सभी स्वर कौन होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। या रा लावा हा ये सघोष होते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन, ये यहां तक क्या है, यहां तक क्या है एक अंतस्थ व्यंजन है, यहां तक क्या है अंतस्थ व्यंजन है, और ये क्या है एक ऊष्म व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन प्लस एक ऊष्म व्यंजन जो हा होता है वो सघोष होते हैं, और बाकी बचे हुए जो तीनों शाह होते हैं जाति के, ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, अघोष होते हैं। अगला देखते हैं, प्राण वायु के आधार पर, क्वेश्चन है प्राण वायु के आधार पर वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहां पे वर्ण की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों इसमें आते हैं। तो प्राण वायु के आधार पर वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा अल्प प्राण, एक हमारा महाप्राण। इसको भी आसान, इसको भी समझना बहुत आसान है। देखिए कैसे, ये देखिए पूरी लिस्ट बनी हुई है। देखिए यहां पर पॉइंटर कहां चला गया, ये देखिए पॉइंटर है। देखिए अल्प प्राण यानी 1 2 3 4 और 5। अल्प प्राण जो होती है यानी अल्प प्राण वाले कितने होते हैं, अल्प प्राण वाले होते हैं 1 3 5 पंक्ति होती है, और महाप्राण के 2 और 4 होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे 1 3 5 हमारे अल्प प्राण, और महाप्राण होते हैं 2 और 4। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए अल्प प्राण क्या, अल्प देखिए इसमें क्या होता है कि अल्प प्राण मतलब मुख से कम वायु निकलती है, उसको बोलते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण का मतलब होता है जब मुख से ज्यादा वायु निकलती है तो उसको बोलते हैं महाप्राण। अब आप खुद बोल के देखो, आप ऐसे हाथ रखोगे अपने पास मुट्ठी बांध के, ठीक है, मुट्ठी का हिस्सा ऊपर होना चाहिए और कलाई की तरफ। ठीक है, और उसको बोलोगे का खा गा घा। जब आप का खा गा घा बोलोगे तो का बोलने में आपकी जो वायु है वो कम टकराएगी हाथ से, और खा बोलने पर आपको झटका लगेगा हल्का वायु का। तो आप खुद भी देख सकते हो, का खा गा घा और घा अंगा चा छा जा झा, मतलब एक में झटका लगेगा, आपको झटका लगेगा इसका, तो उसको बोलते हैं ज्यादा वायु निकलेगी उसको बोलते हैं महाप्राण, और कम वायु निकलेगी तो उसको बोलेंगे अल्प प्राण। ठीक है, अब देखिए ये जो सीरीज होती है ये कठिन होती है। कठिन कैसे होती है, क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बनाते हो इसको, तो क्योंकि अगर बना भी लेते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 नंबर के सवाल होता है। आप चाहे तो इसमें आप 15-20 सेकंड लगा देंगे तो कोई बात नहीं है, आप वैसे भी हिंदी जो है बहुत ही कम समय में सॉल्व करने वाले होते हैं, तो किसी एक जो क्वेश्चन में अगर आप ज्यादा समय ले रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। ठीक है, अगर नंबर पक्का करना है तो आप कर भी सकते हो, बाकी आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सभी स्वर क्या होते हैं दोस्तों, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने बताया है कि सभी स्वर हमारे सघोष और सभी स्वर हमारे अल्प प्राण होते हैं। यारा लावा सभी अंतस्थ व्यंजन हमारे अल्प प्राण होते हैं, और सभी सा और हा हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। ठीक है, बहुत लोग स्वर के बारे में नहीं जानते हैं, तो स्वर जो है वो अल्प प्राण होता है। अगर आप बोलकर देखोगे तो बहुत ही कम हवा निकलती है। ठीक है, चलिए अगला आगे देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण।
ठीक है, अब देखिए यहां पर देखते समझते हैं अच्छे से। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण समझते हैं। देखिए देखिए, अगर हम ये मुख बनाए, एक हंसना नहीं भाई आप लोग, ये हमने मुख बनाया, ऐसे मुख बनाया, और यहां पर एक बनाई नट्टी, नट्टी को बोलते हैं गर्दन। तो दोस्तों यहां पर एक काकल्य होता है, यहां पर क्या होता है, एक काकल्य होता है, यहां पर एक क्या होता है, कंठ होता है, कंठ होता है यहां पर। फिर यहां पर जैसे नाक है, तो नाक के जस्ट जो नीचे का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मूर्धा, इसको बोलते हैं मूर्धा। और जहां पे आपने देखा होगा तालू, जहां पे जबान हमारी रेस्ट करती है, तालू, उसको बोलते हैं तालव्य। फिर उसके आगे आते हैं दांत के पास, तो जहां पर दांत हमारे ज्वाइंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग दंत, ठीक है। और उसको बोलते हैं, यहां पर होठ हमारे होते हैं, उसको बोलते हैं ओष्ठ। ये हमारा शरीर में सही से क्रम होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कंठ तालव्य मूर्धा पड़ता है, क्योंकि वो जो हमारा वर्गीय व्यंजन है उसके चक्कर में हमें शारीरिक जो हमारा जो क्रियाकलाप है, शारीरिक जो क्रिया है, उसको नकारते हुए हम लोग वर्गीय व्यंजन के हिसाब से मूर्धा को बाद में रखते हैं, तालव्य को पहले रखते हैं, जबकि तालव्य मूर्धा के बाद होता है, ठीक है, शरीर में हमारे। तो यहां पर देख लेते हैं, तालव्य, मूर्धन्य, वात्सल्य और दंत ओष्ठ, कंठ्योष्ठ, दंत्योष्ठ और ये दव्योष्ठ। तो देखते हैं दोस्तों, स्वरतंत्र ये क्या होता है, स्वरतंत्र मुखी या काकल्य ये होता है एक हमारा हा। कंठ हमारा क्या होता है, का खा गा गा अंगा, ये देख सकते हैं आप, यहां पर हा लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए का खा गा गा अंगा, और स्वर में भी होता है आ और आ, ठीक है, ये कंठ होता है। और हमारा बड़ा आ भी किसमें आता है, कंठ में ही आता है, ठीक है। तालव्य में देखिए बड़ा आ भी देखो यहाँ पे होना चाहिए था, बड़ा आ भी हमारा कंठ में आता है। तालव्य में देखिए चा छा जा झा या शा ई होता है, इसमें बड़ी ई भी आएगा इसमें हमारा। मूर्धन्य में क्या होता है, मूर्धन्य में टा ठा डा ढा ड़ा सा री भी आता है मूर्धन्य में हमारा, और रा भी आता है मूर्धन्य में हमारा, ठीक है। फिर देखिए मूर्धन्य में और एक सा भी तो आता है हमारा, ये मूर्धन्य, ये वाला सा भी आता है मूर्धन्य में। वत्सर्य, वत्सर्य में क्या होता है, ना ला रा सा और जा भी आता है कभी कभी, ठीक है। दंत में कभी कभी मतलब ये होगा कि कभी कभी किताब में नहीं दिया होता है, लेकिन एक दो प्रैक्टिस सेट में देखा है कि जा को भी वत्सर्य को मानते हैं, ठीक है। वत्सर्य संस्कृत में होता है। दंत जो होता है, दंत में कौन कौन से हो जाते हैं, देखिए दंत में हो जाते हैं हमारे ता था दा धा, ठीक है, और ये वाला एक सा भी आता है हमारा, ठीक है। और तालव्य में ये वाला भी सा आता है, तो लिखा ही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सा लिखा भी है ये, ठीक है। ओष्ठ में क्या होते हैं, ओष्ठ में जिसमें हमारे अगर हम बोलेंगे तो होष्ठ हमारे जो होते हैं वो जो है ऐसे टकराएंगे आपस में, ऐसे पा फा बा भा मा बोल के भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फिलहाल क्या है, ओष्ठ हमारा ऊ वाला है, ठीक है, ओष्ठ हमारा ये ऊ वाला है, और ओष्ठ हमारा ये भी होता है, वो लिखा नहीं है इसमें हमने, ठीक है, एक मिनट। दव्योष्ठ में लिखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, ये हम बता दें आपको। ओष्ठ में ऊ और ऊ भी आता है, हम आपको सही करके दे देते हैं, ठीक है। ओष्ठ में हमारा ऊ और ऊ भी आता है, और पा फा बा भा मा आता है ओष्ठ में, ठीक है। कंठ्योष्ठ में क्या होता है, आ और ऊ को मिला देते हैं तो ओ और ओ हो जाता है। और दंत्योष्ठ में हमारे वाफा आते हैं, और दव्योष्ठ में ये सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। कंठ तालव्य में हमारा क्या आ जाएगा, कंठ तालव्य हमारा ए और ए आ जाता है, ठीक है, ये देखो लिखा भी है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या मिस किया था, देखिए पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे तालव्य में एक सा आता है, तालव्य में हमारा ये वाला सा आता है, ठीक है, यहाँ पर बड़ी ई भी आता है। और यहाँ पर मूर्धन्य में हमारा ये वाला सा आता है, ठीक लिखा हुआ है। और यहाँ पर दंत वाले में हमारा ये वाला सा आता है, ठीक है, दंत जो यहाँ पर तकरार, यहाँ पर मसूड़े होते हैं। और ओष्ठ वाले में हमारा क्या आता है, पाफा बाबा माँ भी आता है। और कंठोष्ठ वाले में ओ, दंत्योष्ठ में वाफा वाफा। देखिए ऐसा ना, दंत्योष्ठ मतलब ये होता है कि इसमें आपने देखा होगा कि वाह और फा बोलने में होंठ पूरे चिपकते नहीं है, बाकी पा फा बा बारा हो जाता है, लेकिन वाह और वाह वैसे तो जानते हैं, वैसे एक ही मानते हैं, वाह को ही मानते हैं, लेकिन फा को भी कुछ लोग रख देते हैं किताब में। वैसे अक्सरली वाह ही होता है, फा नहीं होता है, लेकिन लोग तब भी किताब में रखते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि फा भी हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी के अन्य वर्ण क्या होते हैं। हिंदी के अन्य वर्ण देखिए, अयोग वा, अंग और आह दो होते हैं। हम आपको बता दें कि इनका असली रूप दोस्तों यही होता है, बस खाली छोटे आ को आकार देने के लिए हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका असली रूप ये होता है, ये और ये, इसका असली रूप ये होता है, ठीक है। तो अयोगवा कहलाते हैं हमारे। इनसे जानते हो क्या, ये जो विसर्ग है ना, इससे कभी भी शब्द स्टार्ट नहीं होता, या ना तो या तो ये शब्द के बीच में रहेगा, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। संयुक्ताक्षर छत त्रंग ज्ञासरा होता है। अब कैसे बनता है ये देखियो, छा हमारा कैसे बनता है, इस प्रकार से, का हमारा आधा होगा और सा हमारा, ठीक है, पूरा होगा, ये बनेगा छा।
और ता हमारा आधा होगा, रा हमारा पूरा होगा, त्रा बन जाएगा। और जा हमारा आधा होगा, या हमारा पूरा होगा, ये अइया है, ठीक है, ये हो जाएगा ज्ञा। और सा हमारा आधा होगा और रा हमारा पूरा होगा, ये बन जाएगा हमारा श्रा, ये हमारा श्रा बन जाएगा, ठीक है। देखिए, तो इनको ही बोलते हैं हम लोग संयुक्ताक्षर। आपसे पेपर में बनता है कि अयोगवाक कितने होते हैं, 2 होते हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और विकसित स्वर या अनुनासिक या चंद्रबिंदु कितने होते हैं, ये 1 होता है, ठीक है, ये चंद्रबिंदु 1 होता है। ये अनुस्वार का जानते हो क्या होता है, तद्भव। इससे बनने वाले शब्द जो होते हैं, यानी इस चंद्रबिंदु से बनने वाले शब्द जो होते हैं, वो प्रायः तद्भव के होते हैं। विकसित, द्विगुण या ताड़नजात या उच्छित व्यंजन, ये 2 होते हैं। ये आप देख सकते हो, ये ताड़नजात चिन्ह कहलाते हैं। इनसे भी कभी भी शब्द जो है वो स्टार्ट नहीं होता है, और कभी भी इनको आधा नहीं लिखा जाता है, मतलब ये कभी स्वर रहित नहीं हो सकते, ठीक है। विदेशी स्वर हमारा ये होता है, मतलब जब भी आपने देखा होगा कि कॉलेज, अंग्रेजी के शब्दों को अगर हम लिखते हैं ना, उसमें हिंदी में तो हम देखते हैं कि ये क्या लगा होता है, तो ये ना तो ये आ भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ये आ होता है, ये आगत स्वर बोलते हैं। इससे बनने वाले शब्द सदैव अंग्रेजी में होंगे। चाहे देखो आपने लिखा होगा हॉकी, तो हॉकी भी ऐसे लिखते हैं, फुटबॉल लिखते हैं, हेलीकॉप्टर, डॉक्टर, तो ये जो देख रहे हो ये वही चीज है, ये विदेशी स्वर होता है। विदेशी वर्ण क्या होते हैं, देखिए विदेशी वर्ण तो जैसे 5 होते हैं, लेकिन हम आपको 3 बताएंगे। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं खा, जा, ये विदेशी वर्ण कहलाएंगे हमारे, ठीक है। 5 होते हैं, कौन सा, ये एक होता है का, एक होता है गा भी होता है, ये हमारे 5 होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 3 लिखे, 3 लिखेंगे। अब देखते हैं वर्णों की संख्या। अगर आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए व्यंजन कितने हुए हमारे, 33 हुए। स्वर कितने हुए हमारे, 11। अब कितनी टोटल हो गई, 44। 44 यानी कितने हो गए, मूल या साधारण वर्ण की संख्या। हिंदी में अगर आपसे पूछे कि मूल वर्ण या साधारण वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। 33 व्यंजन और 11 स्वर के होते हैं। अयोगवा कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। संयुक्ताक्षर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और ताड़ना कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 इसकी हो जाएगी संख्या। तो अगर हम पूछे कुल वर्ण, तो वर्णों के कुल वर्णों की, अगर हम पूछे वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो 52 हो जाती है, ठीक है। या हिंदी वर्णमाला में वर्णलिपियां, हिंदी वर्णमाला में वर्णलिपियां तो कितनी हो जाएगी, 52 हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपसे और बनेगा कि देवनागरी लिपि में, देवनागरी में जो है वो लिपि कितनी है, तो 49 होती है। अगर 52 ऑप्शन में नहीं होगा तो ये ताड़न जात को हम नहीं मानेंगे उसमें, ठीक है, ऐसा बताते हैं सब लोग। चलिए, विदेशी वर्ण यहां पे 4 देख लिया है। एक तो हमारा देखो खा, जा, फा, और एक हमारा आगत स्वर। तो ये जब 4 को जोड़ देंगे तो संख्या हो जाएगी 56। तो ये हमारी कुल मानक संख्या है। कुल मानक संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 56 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा होता है व्यंजन का पार्ट। अगली वीडियो में देखेंगे संधि, और संधि को हम लोग 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपसे फिर कहते हैं कि चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये हिंदी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हिंदी आपके हर पेपर में काम आने वाली है। अपने साथियों के साथ भी वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। ये मत देखिए कि इस पे सब्सक्राइबर कितने हैं और कितने व्यूज हैं। भेड़ चाल में आपको नहीं चलना है। जहां पर भी जो चीज आपको अच्छी लगे उसको ग्रहण कर लीजिए, आपके हमेशा काम आएगी, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में।